हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोगों के बीच में फिर से हम उपस्थित हुए हैं आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आज आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें आपका पहला यूनिट है सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो आपको पता है कि इस यूनिट से जो है बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ये 100% श्योर है। अब बात ये होती है कि जो 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है। बच्चे अक्सर मेहनत करते हैं शुरू से आखिरी तक, वो रटते हैं, समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमको एक्चुअल में किस पॉइंट पे ज़्यादा मेहनत करना है, किस पॉइंट को ज़्यादा तैयार करना है। तो चलिए आज आप लोगों के बीच में हम ये बात जरूर बताएंगे कि आपको सॉल्यूशन में कौन कौन सा पॉइंट और कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा मेहनत तरीके से, ज़्यादा सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस पूरे यूनिट को जो है हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 5 पार्ट में। अब अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इन पांचों पार्ट को आप जान लीजिए। सबसे पहला पार्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन दूसरा पार्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा सॉल्युबिलिटी, और तीसरा पार्ट आपका रहेगा वेपर प्रेशर, और चौथा पार्ट आपका रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और फिफ्थ पार्ट रहेगा आपका वांट हाफ फैक्टर। टोटल 5 पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, फिर आपको हम बता रहे हैं कि स्टडी करने का एक तरीका होता है। सिर्फ पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ने से आप नंबर नहीं पाएंगे। नॉलेज हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हो जाए, बट अगर एक्चुअल में आपको रिजल्ट अच्छा देना है, क्योंकि सामने बोर्ड एग्जाम है, तो उस पर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप स्टडी करेंगे तो हर एक यूनिट को इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, इस तरीके से आप कुछ पार्ट में डिवाइड करके अगर आप इसको स्टडी करेंगे, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट जो है ना वो 90 प्लस 99 100 तक आप दे सकते हैं केमिस्ट्री में। अब आप इस बात को सोचकर हो सकता है थोड़ा सा आपको हंसी आए कि नहीं, इतना ज़्यादा नंबर हम 1 महीने 2 महीने के पढ़ाई में कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, मेहनत करने से कुछ भी जो है ऐसा नहीं कि असंभव है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हार्ड वर्क के साथ प्रॉपर आपकी जो है प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए, पहला टॉपिक आपका है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपको पता है यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब ये मान के चलिए कि 2 नंबर जो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि सॉल्यूशन से मिनिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो यहां से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, 2 से 3 नंबर का। और वांट हाफ फैक्टर जो है ना, ये कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसका क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बाकी आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट हाफ फैक्टर ये लगभग एक ही टॉपिक है, इसलिए इसको अलग पढ़ा रहे हैं ताकि जो 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक आपका है कंसंट्रेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा हम सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। एक्चुअल में देखिए, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का नाम जैसे ही आपके सामने आता है तो आप क्या सोचते हैं कि जहां थोड़ा सा पानी जैसा कुछ पदार्थ आपको मिले तो वो सॉल्यूशन आप उसको कहते हैं। बट यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको ये बात पता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में अगर आप मिक्स करते हैं, मिलाते हैं,
तो उसमें क्या बनने की पॉसिबिलिटी होती है? तीन चीज बनने की पॉसिबिलिटी होती है, या तो सॉल्यूशन बनेगा, या सस्पेंशन बनेगा, या फिर कोलाइड्स बनेगा। तो सस्पेंशन और कोलाइड्स के लिए आपको क्लास 9th में अलग से एक क्लास बना देंगे उसके लिए। अभी यहाँ पे आपको स्पेशली सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन में ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आप मिलाएं, जैसे A प्लस बी अगर आप मिला रहे हैं, तो जो भी कंपोनेंट बने, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस यहाँ बने, इसका जो नेचर होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान में रखेंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस बनना चाहिए। अगर ये हेट्रोजीनियस बन जाएगा तो या तो वो सस्पेंशन होगा या फिर कोलाइड्स होगा। तो सॉल्यूशन को अगर डिफाइन करना तो बहुत सिंपल वे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस का ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस हो, उसको आप सॉल्यूशन कहेंगे। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस होना चाहिए सब्सटेंस। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन के टाइप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन के टाइप्स को डिसाइड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में अगर आप दो कंपोनेंट, देखो एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, ये क्लियर है। अगर एक ही टाइप का सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस है, तो उससे सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम दो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो जैसे हमने यहां पे ले लिया साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं जो सॉल्यूशन बना है उसमें कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को, मींस ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट, उसको आप बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। बाइनरी। अगर थ्री कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो उसको आप टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर चार कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो आप उसको क्वार्टरनरी कहेंगे। इस तरीके से आपको जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को आप कई पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। बट आपको क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, है ना, दो कंपोनेंट हो, A प्लस बी आप कह सकते हैं कि सिर्फ दो कंपोनेंट जिसमें होगा उसको आप बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और दो कंपोनेंट है तो उन दो कंपोनेंट को दो पार्ट में आप डिवाइड करके नाम भी दे सकते हैं। एक का नाम होगा सोलूट और दूसरे का नाम होगा सॉल्वेंट। अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सोलूट हम किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे कहेंगे। तो एक बात बहुत ही क्लियरली आप समझ लीजिए कि जिसका अमाउंट लो होगा, सोलूट वो होता है जो लो अमाउंट में होता है, लो क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वे होते हैं जो हाई क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 40 ग्राम साल्ट और 40 ग्राम वाटर। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का अमाउंट तो सेम हो गया। अब जब दोनों का अमाउंट सेम हो गया तो किसको हम सोलूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे। अक्सर एक चीज बच्चों के मन में पहले से ही बना होता है कि जो वाटर होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जरूरी नहीं कि अगर वाटर है तो वो सॉल्वेंट ही होगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट। और अमाउंट अगर दोनों का इक्वल है तो वहां पे आप दूसरा चीज क्लियर करेंगे, और वो चीज होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, आप दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा। दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये आपको पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास दोनों का 40 ग्राम है, इसके मोलर मास से इसको डिवाइड करिएगा, इसके मोलर मास से इसको डिवाइड करिएगा। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सोलूट कहलाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसमें कुछ और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे द्वारा बनाया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। जो एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि सोलूट और सॉल्वेंट, मतलब अक्सर ये आपके माइंड में होता भी है और ये सही भी है कि सोलूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता, मतलब सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा नीचे रहता है ज्यादा क्वांटिटी में, और सोलूट कम क्वांटिटी में हमेशा ऊपर से इसमें ऐड किया जाता है। तो ठीक है, इससे आपको कुछ हद तक जो है हेल्प मिल सकता है, बट हर जगह ये सही नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सोलूट है कौन सॉल्वेंट है। अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो वैसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है 15%, मतलब ये कि 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ लेवल के होते हैं। और यकीन मानिए अगर आप हमारे वीडियोज को देखेंगे पूरा, तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से उठाया जा सकता है। तो देखिए मेनली क्या होता है, मेनली जो सॉल्यूशन होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि किसको हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे, किसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और किसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा, जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा और सोलूट गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों को एक एक बार इसमें ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड होगा, और ये गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों को एक एक बार इसमें ऐड करके इसके टाइप्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशन को 3 पार्ट में, लिक्विड सॉल्यूशन को 3 पार्ट में, इसी तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। बाकी इसको एक बार गैस, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड, आप इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक बार इसको आप जरूर वीडियो को रोक करके एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा कि गैस इन गैस, तो ये तो मिक्सचर ऑफ गैस आप लोगों को पता ही है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैस, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, सारे गैस मिक्स हैं। बट आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताना है तो मिक्सचर ऑफ O2 प्लस N2, मिक्सचर ऑफ O2 प्लस CO2 भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ N2 प्लस CO2 भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ हीलियम प्लस N2 भी कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 गैस होने चाहिए। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2 गैस, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड स्टेट में है, गैस आपका N2 है, तो इसको मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको आप गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। इस तरीके से आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है मरकरी को सोडियम में मिक्स किया जाता है तो किस टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा, ये है ना, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट फॉर्म व्हेन मरकरी मिक्स्ड विथ सोडियम। तो आपको सिंपल सा आंसर देना पड़ेगा कि ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि मरकरी को सोडियम में मिक्स किया जा रहा है और दोनों ही आपके किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट। सोलूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे इसको हमने क्लासिफाई कर लिया। अब चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपके सामने गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो गैसियस सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ वन गैस आर डिसॉल्व इन अ लार्जर अमाउंट ऑफ गैस। जैसे इन्वायरमेंट में आप देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट में आपका क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है 78%, ऑक्सीजन 20% होता है, बाकी अदर गैसेस जिसमें आपका मेथेन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है क्या नाम है, नाइट्रोजन तो हो गया 78%, और बहुत सारे गैसेस होते हैं जो इसमें आ जाएंगे। तो उनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है और ये सब मिल करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, इसलिए आप इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं। और जो सॉल्यूशन होगा उसको आप गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये, अब आप सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिसाइड करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे डिसाइड करेंगे? अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि चलो यहां पर एक सॉल्यूशन है, ये आपका वाटर हो गया और इसमें आपने 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया, ये दो कंडीशन है। 1 लीटर वाटर है, मतलब 1000 ml वाटर है, इसमें आपने 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये कैसा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है, तो देखो इसको आप क्या कोई भी सही आंसर इसका नहीं दे पाएगा। कारण है ना कि इसको आप सिर्फ सॉल्यूशन बोलेंगे, इसका कंसंट्रेशन, स्पेशली कंसंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आप ये नहीं बता सकते हैं कि हाई कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। तो इसके लिए क्या है ना,
जब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एक और आपके सामने क्वांटिटी रखी जाएगी कि यहां पर भी 1000 ml वाटर है और इसमें जो है 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन कम कंसंट्रेटेड है, या आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन कंसंट्रेटेड है और कौन डाइल्यूटेड है। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं जिसमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे जो शुगर है वो ज्यादा है और यहाँ शुगर कम है। तो जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो आपका हाई कंसंट्रेटेड होगा और जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी वो आपका लो कंसंट्रेटेड होगा। तो चलिए, इसलिए जो है कंसंट्रेशन को स्पेशली आप अलग अलग टर्म में स्टडी करेंगे, अलग अलग टाइप में आप इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला टाइप है वो मास परसेंटेज है ना। सबसे पहले आप स्टडी करेंगे मास परसेंटेज को। अब ये मास परसेंटेज क्या होता है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मास की बात हो रही है, द्रव्यमान की बात हो रही है ना, मास की बात हो रही है। तो मास परसेंटेज में क्या होता है, एक चीज आपको माइंड में हमेशा रखना होगा कि यहाँ पे आप बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका होगा सोलूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। दो होंगे और दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाएंगे। अब यहां टॉपिक आपका क्या है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का मतलब सोलूट और सॉल्वेंट हमेशा मास में गिवन होगा, ग्राम में गिवन होगा, केजी में गिवन होगा, आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें A प्लस B दोनों मिले हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ A इन दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ A इन दिस सॉल्यूशन, या व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ B इन दिस सॉल्यूशन। तो आप क्या जवाब देंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का पूछा जाए तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब A का मास कितना है, अगर A का पूछा जाए तो A का मास कितना है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता ये, मतलब बहुत ही आसान फार्मूला जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। दो कंपोनेंट है, एक का मास परसेंटेज अगर आपसे पूछा जा रहा तो उसका मास अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मास इनटू 100 कर दीजिए, तो मास परसेंटेज आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा आपका वॉल्यूम परसेंटेज है, जहां पे आपने मास वर्ड यूज किया था वहां पे आप वॉल्यूम वर्ड यूज करेंगे, है ना। मतलब ये बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारे जो फार्मूले हैं वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये समय है आपको प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो यकीन मानिए कि बोर्ड एग्जाम में आपको फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन यूनिट आपका जल्दी तैयार हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए, कोई टॉपिक छूटने ना पाए, तो आपको कंसंट्रेशन टॉपिक में ये सारे फार्मूले रटने पड़ेंगे। तो ये फार्मूले आप देख लीजिए, यहाँ पे फार्मूले आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। जनरली आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बात बता दें कि इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो यूनिट यूज किया जाता है इसका जो यूज होता है वो जनरली सिरप, जो बच्चों का सिरप आता है उसमें यूज किया जाता है कि इतना ग्राम इतने ml वाटर में ये मेडिसिन इस क्वांटिटी में मिलाई गई है, तो वहां पर यूज होता है और इससे जो है ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। तो चलो नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। ये भी फार्मूला आप माइंड में रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। मतलब मास ऑफ, जैसे इसमें भी क्या होगा, दो कंपोनेंट रहेंगे, सॉल्यूशन बना रहेगा। अच्छा, पीपीएम वर्ड क्यों यूज किया गया है, पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि जैसे सॉल्यूशन आपका है 100 लीटर सॉल्यूशन है, ये 100 लीटर सॉल्यूशन है टोटल, 100 लीटर में आपका जो है 99.99 लीटर वाटर है और इसमें मिलियंस पार्ट में कुछ पार्ट आपके सोलूट हैं, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कि बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जो सोलूट की क्वांटिटी होगी वो मिलियंस में एक आध पार्टिकल अवेलेबल रहेंगे उसके, इसलिए आप यहाँ पे पीपीएम यूज करते हैं। तो जो मिलियंस में एक आध पार्टिकल अवेलेबल होगा उसका मास यहाँ पे आपको रखना है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 कर दीजिएगा,
आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी आप लोग समझ रहे होंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मतलब ये जैसे मान लो कि आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपने बनाया, ए प्लस बी कंपोनेंट को मिलाकर के आपने सॉल्यूशन बनाया। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब अगर इसी में आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। आप इस पर भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए तो एक का निकालिएगा, दूसरे का निकालते समय 1 में से उस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट हों सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोलैलिटी। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ये मान के चलिए क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहां से टॉपिक जरूर उठाए जाते हैं। तो चलिए मोलैरिटी की बात करते हैं बेटा। अब मोलैरिटी में देखिए, मोलैरिटी में देखो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये फार्मूला तो आपको रटना पड़ेगा, इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा और याद करने के बाद इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मींस इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको अभी कराया जाएगा। चलो मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्यूशन बनाया, इसमें दो कंपोनेंट है ए प्लस बी, तो ए आपका सोल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान में रखिएगा, लिखा भी है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। ऐसे मोलैलिटी क्या है आपको पता है, दो ही कंपोनेंट होंगे, मोल्स सोल्यूट का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है और जो सॉल्वेंट बचेगा ना उसको आप केजी में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का। तो चलो अब देखते हैं इन पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम NaOH in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको टारगेट क्या करना है, देखो मोलैलिटी का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको ध्यान में रखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब यहां पे सोल्यूट क्या है, 5 ग्राम NaOH को 250 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। अब देखो यहां पर एक चीज है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर, यहां पे सॉल्वेंट को नहीं बताया गया है कि सॉल्वेंट क्या है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर सॉल्वेंट मिसिंग हो किसी भी क्वेश्चन में, सोल्यूट गिवन हो सॉल्वेंट मिसिंग हो, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही रखेंगे आप। तो यहां पर भी आप वाटर लेके चलेंगे, वैसे उसकी जरूरत नहीं कि सॉल्वेंट क्या है, फिर भी आप ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है उस तरीके का, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या करेंगे, 5 ग्राम को आप डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास क्या होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल हो जाएगा 40 ग्राम। मतलब NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 ग्राम होता है। अब आप इसको 40 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, 40 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 250 ml गिवन है। अब इस 250 ml को क्या करेंगे आप 1000 ml से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा 25 4 जा, अब 1/4 मतलब ये 0.25, इतना लीटर आ जाएगा, इतना लीटर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आप यहां से निकाल लीजिएगा,
ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 5/40 अपॉन 0.25 लीटर। इससे डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। ठीक है ना। अब चाहे तो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 5/40 अपॉन 0.25 से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 5/40 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं 1/8, 1/8। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/8 अपॉन क्या हो जाएगा 0.25। तो 0.25 का जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपान ये हो जाएगा 8 इंटू 0.25, तो हो जाएगा 8×5 जब 40, 1/8×5 जब 40 का 0 4 कैरी, और 8×2 जा 16 और 4 20, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 यम। इसका जो आंसर आएगा 0.5 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसकी मोलैरिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आसान है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ये मान के चलिए। तो इसमें जो है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आप H2SO4 के जो 9.8 ग्राम इसको मोल्स में कन्वर्ट करिएगा, और ये जो 500 ml है इसको आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.2 m NaCl सॉल्यूशन। देखो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें घुमा दिया। आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो सॉल्यूशन ये कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.2 m NaCl सॉल्यूशन, मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 500 ml होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन का यहां से पकड़ना है कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या ये बता रहा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है 0.2 m, इसका मतलब है 0.2 मोल पर लीटर, मतलब ये कि 1 लीटर में 0.2 मोल NaCl होगा। और आपसे पूछा क्या गया है 500 ml में कितना ग्राम होगा, तो पहले मोल्स निकाल लीजिए, फिर ग्राम तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो 1 लीटर में 0.2 मोल, तो 500 ml में कितना हो जाएगा 0.2 अपान क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मतलब 0.1 मोल 500 ml में आपको ऐड करना पड़ेगा, 0.1 मोल। अब मोल अगर गिवन है तो उसका जो है आप मोलर मास आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मोल का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना होता है 58.5 ग्राम। तब क्वेश्चन क्या है 0.1 मोल में कितना वेट हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 58.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.85 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन उठाना है और आसानी से इसको सॉल्व कर देना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इतना m HCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.2 m HCl, इसका भी आप सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा। मोलैरिटी ऑफ, स्टार्टिंग में मोलैरिटी दिया गया है 1, m1 की वैल्यू 1 है, और इसको हम यहां पे लिख देते हैं, m1 की वैल्यू 1 m है, इनटू v1 आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू m2 की वैल्यू यहां पे दिया गया 0.2 m, इनटू v2 की वैल्यू यहां पे गिवन है 250 ml। अब इसको सॉल्व करना है, v1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, v1 इज इक्वल टू आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो हो जाएगा 50 ml, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50 ml, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन है मास परसेंटेज एंड ppm पर, तो मास परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaCl इफ 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। मास परसेंटेज का फार्मूला आप यूज करिए, मास परसेंटेज
इज इक्वल टू NaCl का पूछ रहा है, तो मास परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ NaCl यहाँ पे कितना है, 20 ग्राम है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, इनटू 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 10 जा एंड 10 10 जा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 10%। तो मास परसेंटेज ऑफ NaCl कितना हो जाएगा 10%। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मास परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर हो जाएगा, टोटल 100% होता है, तो 10% अगर NaCl है तो 90% वाटर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है, पीपीएम से क्वेश्चन भी है। फाइंड द पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 mg सोल्यूट इन 2 kg सॉल्वेंट। अच्छा क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूला याद यहां पर भी होना चाहिए। पीपीएम इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सोल्यूट का मास है वो 5 mg है, मतलब ये मिलीग्राम में दिया गया है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो 2 kg सॉल्वेंट है, केजी में है, इसको आप क्या करेंगे mg में कन्वर्ट कर लेंगे। तो kg को mg में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 2 kg को अगर mg में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 mg हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें रखिए, तो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट आपका 5 mg अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 mg, और इनटू हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4.25 जा 10, इतना पीपीएम हो जाएगा, 2.5 पीपीएम। मतलब आसान क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम एथेनॉल एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल आपसे पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो एथेनॉल आपका जो है 46 ग्राम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये ध्यान दीजिएगा, अब गिवन मास कितना यहां पे दिया गया है 46 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ एथेनॉल आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, C2H5OH है तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12 ग्राम होता है, टोटल कार्बन की संख्या 2 है, प्लस ऑक्सीजन का जो वेट होता है 6 ग्राम होता है, तो ये इसकी संख्या एक ही है, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और एक का वेट होता है 1 ग्राम, तो इसको आप ऐड करेंगे 24 प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा 36 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ 16 लेंगे तो टोटल आ जाएगा 46 ग्राम, है ना। 46 ग्राम इसका मोलर मास हो जाएगा। अब आप इसको 46 से डिवाइड कर देंगे, और ऑलरेडी ये 46 ग्राम दिया गया है और इसका मोलर मास भी 46 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 मोल। और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर आपका 54 ग्राम है, और वाटर का जो मोलर मास होता है H2O का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। अब 54 को आप 18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका भी मोल्स आपको निकालना पड़ेगा, तो 54 डिवाइडेड बाई 18 तो हो जाएगा 18 3 जा 54, मतलब इसका जो वाटर का मोल्स होगा वो 3 मोल्स हो जाएगा, और जो एथेनॉल का मोल्स है वो 1 मोल्स आ गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल आपसे पूछा गया है, तो 1/1 प्लस
3, तो हो जाएगा 1/4, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25, इतना आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन दिस सॉल्यूशन विल बी 0.25, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 में से आप क्या करेंगे 0.25 को माइनस कर देंगे, तो 0.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी आसान क्वेश्चन है, हमें लगता है कि आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको आपका टारगेट होना चाहिए कि दोनों का मोल्स हम निकालें। इतना ग्राम NaCl इसका मोल्स निकाल लीजिए, और 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया है इसका मोल्स निकाल लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl जो आपसे पूछा गया है, तो फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका हो जाएगा H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl के लिए आपको पता है 5.85 ग्राम यहाँ गिवन है, इसका मोलर मास होता है 58.5 ग्राम अपॉन 5.85 अपॉन 58.5 प्लस वाटर का जो अमाउंट दिया गया है 100 ग्राम, इसको आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से, तो टोटल क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए जो कि कंसंट्रेशन बेसिस पे क्वेश्चन थे, जिसमें आपको आज सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन हमने आपको पढ़ाया। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक बार फिर से वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बार 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे, और उसमें आपका नेक्स्ट पार्ट जो है सॉल्युबिलिटी, उसमें सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको वेपर प्रेशर पढ़ाया जाएगा, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट में वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए। फिर से आप लोग जो है हमारे इस सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंसंट्रेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो कंसंट्रेशन से 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।